इंडियन रेलवे आधे से ज्यादा बिक गया, एयरपोर्ट बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिया, आधे से ज्यादा बैंक बेच दिए, आधे से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनियां बेच दी। पूरे दुनिया में घूमते फिर रहे हमारे प्रधानमंत्री जी, पूरे दुनिया में। और इतना पैसा विज्ञापन पे, अखबार में कितने ऐड आते, टीवी पे कितने ऐड आते, ऐड देने का पैसा है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई का पैसा देने के लिए पैसा नहीं है। बीजेपी वो है जो आपकी पढ़ाई छीन रही है, बीजेपी वो है जो आपकी नौकरी छीन रही है, बीजेपी वो है जो धर्म के नाम को अंधा कर रही है, बीजेपी वो है जो हिंदू मुसलमान करती रहती है, बीजेपी वो है जो अभी कावड़ में देखना फूल बरसाएंगे हेलीकॉप्टर से फूल, और यहां दलित को मार रहे हैं। जाति जनगणना कराकर हम डाटा कलेक्ट करेंगे, किस घर में कितने ग्रेजुएट है, कितने पोस्ट ग्रेजुएट है, किस पे खेती की जमीन है, किस पे कोई जमीन नहीं है, कौन व्यापारी है, कौन नौकरी में है, कोई बेरोजगार है। ये मुझे एहसास दिलाता है कि कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। आप ये सवाल मेरे से कर सकते हैं कि आप तो मिशन के सिपाही हैं, आप तो कट्टर अम्बेडकरवादी हैं, आप तो तथागत बुद्ध को मानते हैं, आप कांग्रेस में क्यों गए? ये सवाल तो आप पूछ सकते हो ना, क्यों गए कांग्रेस में? तो इसका जवाब मैं देना चाहता हूं, अपने पूरे समाज को देना चाहता हूं। मैं क्यों गया मैं आपको बताना चाहता हूं। आप जितनी अब तक सरकारें रही हैं, आजादी से लेकर आज तक की सारी सरकारों का डाटा निकाल के देख लो, सारी सरकारों का, और चेक करो किस किस सरकार ने इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को कुछ दिया और किस किस सरकार ने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का हक छीन लिया। तब आपको पता लगेगा अंतर। ऐसे ही हवा में बात करने से काम नहीं चलेगा, आप इसका पूरा डाटा चेक करो। पहले आपको पता होगा बैंक प्राइवेट होते थे, इंश्योरेंस कंपनियां प्राइवेट होती थी, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थी, उन्होंने बैंकों का, इंश्योरेंस कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके प्राइवेट हाथों से छीनकर सरकारी हाथों में लिया। और जब बैंकों का और इंश्योरेंस कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो हमारे लाखों लोग बैंकों में और इंश्योरेंस कंपनी में कर्मचारी बने, अधिकारी बने। तो वो रास्ता किसने खोला? इंदिरा जी ने। याद करो 20 सूत्री कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम में खेत की जमीन के पट्टे, रहने के लिए प्लॉटों के पट्टे किसने दिए? इंदिरा जी ने। जितनी झुग्गी होती थी, झुग्गी की जगह क्लस्टर बनाए गए, जे क्लस्टर, लोगों को लाखों मकान दिए, किसने दिए? वो भी कांग्रेस के टाइम पर। देश में 100 से ज्यादा पीएसयू बनाए, जिनके अंदर करोड़ों लोगों को रोजगार मिला, वो पीएसयू किसने बनाए? कांग्रेस के टाइम पर। और जब यूपीए की सरकार बनी तो जो फूड सिक्योरिटी बिल आया, जिसमें सबको मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई, कोई भूखा न रहे, ये कौन लेकर आया? कांग्रेस की सरकार। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार, ये कौन लेकर आया? ये कांग्रेस लेकर आई। मनरेगा में 100 दिन का न्यूनतम, कम से कम 100 दिन का रोजगार हर किसी व्यक्ति को, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, ये किसने दिया? ये कांग्रेस ने दिया। राइट टू एजुकेशन जो एक बना वो लागू हुआ, जिसमें 8वीं तक मुफ्त शिक्षा, वो किसने लागू की? वो कांग्रेस ने लागू की। अब आती है, ये तो सब दिया कांग्रेस ने, छीना किसने? पहली बार जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे भारत के, बीजेपी की सरकार थी, पहली बार एक नया मंत्रालय बना, उसका नाम था डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री। यानी कि देश के संसाधनों को बेचने के लिए जो पीएसयू हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उनको बेचना है, उनको बेचने के लिए एक मंत्री बनाया गया। वो मंत्री थे अरुण शौरी। ये मैं आपको याद दिला रहा हूं कि कौन सी सरकार में डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बनी, जब भारत सरकार के उपक्रमों को एक एक करके बेच दिया। इतने सारे उपक्रम बिक गए, इंडियन रेलवे आधे से ज्यादा बिक गया, एयरपोर्ट बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिया, आधे से ज्यादा बैंक बेच दिए, आधे से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनियां बेच दी, बाल्को बेच दिया, नालको बेच दिया, आईटीडीसी के होटल बेच दिए, पौने पौने दाम पे सरकारी संस्थानों को बेच के प्राइवेट हाथों में दे दिया और आपके बच्चों का आगे बढ़ने का रास्ता बंद कर दिया। इससे भी बड़ी समस्या यह है, जब कांग्रेस की सरकार थी, इतना वजीफा मिल जाता था कि वजीफे के पैसे से हमारे लोग पढ़ लेते थे। वजीफे के पैसे से पढ़ के हमारे लोग जज बने, कलेक्टर बने, साइंटिस्ट बने, प्रोफेसर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने। जितनी फीस लगती थी उससे कई गुना ज्यादा स्कॉलरशिप मिल जाता था, फीस भी जमा हो जाती थी, 2-1 जोड़ी कपड़े भी बन जाते थे और आगे की पूरे साल की पढ़ाई का खर्च निकल जाता था। लेकिन आज की सरकारों ने, जो केंद्र में सरकार है, उसने स्कॉलरशिप लगभग खत्म कर दिया। अब तो आपके बच्चों की स्कॉलरशिप मिलती नहीं है। और एक और चीज है, स्कॉलरशिप का जो पोर्टल है जिसपे आप स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं, कई बार वो पोर्टल काम नहीं करता और आप शिकायत करते रहते, कोई शिकायत नहीं सुनता। और उसमें पोर्टल ठीक से काम करेगा, टाइम दिया हुआ है मान लो 2 महीने का, तो कभी पोर्टल काम नहीं कर रहा, कभी सर्वर डाउन है, कभी कुछ डाउन है, पता लगा उसकी डेट निकल गई। आधे से ज्यादा बच्चे अप्लाई नहीं कर पाए और ऊपर से स्कॉलरशिप खत्म। एक और पीछे सरकारों ने, आपको पता होगा, स्पेशल कंपोनेंट प्लान फंड बनाया, ट्राइबल सब प्लान फंड बनाया, इसमें प्लान हेड में
जितनी संख्या SC ST की है, बजट में उतना प्रावधान किया गया पैसे का उन समाज के विकास की योजना बनाने के लिए। लेकिन इस जो प्रेजेंट में सरकार है उसने ट्राइबल सब प्लान और स्पेशल कंपोनेंट प्लान शेड्यूल कास्ट का उन दोनों को लगभग खत्म कर दिया। जब शिक्षा फ्री, जब देश गरीब था तो शिक्षा फ्री थी, जब देश अमीर हो गया तो शिक्षा इतनी महंगी हो गई। आप अपने बच्चों को देख लो, जिनके बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, NLU से लॉ कर रहे हैं, जरा रिकॉर्ड चेक कर लेना कितने फीस जमा किया आपने, पता लगेगा 25 लाख। यही द्वारका में NLU में अगर आपका किसी का बच्चा लॉ कर रहा हो, कम से कम 25 लाख चाहिए। 25 लाख एक लॉ की डिग्री करने के लिए। इंजीनियरिंग में कम से कम 4 साल की डिग्री करने के लिए 20 लाख रुपया चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, SC ST OBC माइनॉरिटी में क्या 99%, 98 से 99% लोग ऐसे नहीं है जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि अपने बच्चों की इंजीनियरिंग की डिग्री कराने के लिए, मेडिकल की डिग्री कराने के लिए, लॉ की डिग्री कराने के लिए या MBA कराने के लिए जो 20, 25, 30 लाख रुपया चाहिए, बल्कि मेडिकल में कई जगह करोड़ करोड़ रुपया चाहिए। क्या इतना पैसा खर्च कर सकते हो आप? कितने लोग हैं जो अपने बच्चों की 20-25 लाख खर्च करके पढ़ाई करवा दें? बताओ जरा आप में से कितने लोग, आप ही बता दो। आप में से कितने लोग हैं जो 25 लाख की फीस अगर देनी पड़ जाए बच्चे की पढ़ाने के लिए दे सकते हो? बता दो हाथ उठा के कितने लोग हैं। इसका मतलब ये हुआ, पहले इंजीनियर फ्री में बन गए, वकील फ्री में बन गए, डॉक्टर फ्री में बन गए, स्कॉलरशिप के पैसे से बन गए, लेकिन आज इतना पैसा नहीं है कि आप भी अपने बच्चों को पढ़ा पाओ। पहले हर बस्ती में 1-2 सरकारी नौकर मिल जाता था, हर साल हर बस्ती में से 10-20 बच्चों की सरकारी नौकरी लगा करती थी। आज देश के PSU सारे बेच दिए, आज आपके बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। आप खुद अपनी बस्ती में देख लो, जहां आप रहते हो उस कॉलोनी में देख लो, कितने बच्चों की सरकारी नौकरी मिल रही है। यानी आपकी सरकारी नौकरी के रास्ते भी बंद कर दिए और आपके बच्चों के पढ़ने के रास्ते भी बंद कर दिए। जब आपके बच्चे ना पढ़ेंगे और ना नौकरियां होंगी तो उनका भविष्य क्या होगा? आप क्या करोगे? हमें तो अपनी अर्थव्यवस्था अपने आप तैयार करनी पड़ेगी। हमें धीरे धीरे व्यापार में भी आना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योर भी बनना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी एक बाधा है, उसको करने के लिए भी पैसा चाहिए। हमारे लोगों को कोई लोन देता नहीं, हम वो दस्तावेज पूरे नहीं कर सकते कि हमें लोन मिल जाए। और उससे भी बड़ी दिक्कत यह है, जैसे दिल्ली शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, OBC, माइनॉरिटी, हैंडीकैप डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, इसी तरह का हर स्टेट के अंदर SC डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। वो कॉर्पोरेशन सस्ते ब्याज पे पैसे देता था, जिससे हमारे लोग अपना खुद का रोजगार कर लेते थे। आज वो सारे के सारे कॉर्पोरेशन लगभग बंद हो गए, सरकारें पैसे ही नहीं दे रही, कॉर्पोरेशन पे पैसा नहीं है। इसका मतलब आप अगर अपना कोई रोजगार शुरू करना चाहो, एंटरप्रेन्योर बनना चाहो, छोटा मोटा धंधा शुरू करना चाहो, तो वो जो सरकारी कॉर्पोरेशन जो पैसे दे देती थी सस्ते दर पे ब्याज पे, आज उसको सरकारें पैसे नहीं दे रही। सरकारें कह रही हमारे पास पैसा नहीं है। पूरे दुनिया में घूमते फिर रहे हमारे प्रधानमंत्री जी, पूरे दुनिया में, और इतना पैसा विज्ञापन पे, अखबार में कितने ऐड आते, टीवी पे कितने ऐड आते, ऐड देने का पैसा है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई का पैसा देने के लिए पैसा नहीं है। ऐड देने का पैसा है, आपको छोटा मोटा रोजगार करने के लिए ब्याज पे पैसे देने के लिए पैसा नहीं है। तो आपके बच्चों का भविष्य क्या का सोच लेना। मैं यही बताना आया हूं कि क्यों मैं कांग्रेस में गया, क्योंकि जो ये मिडिल क्लास बना, जिस मिडिल क्लास ने चंदे दे दे के रविदास भवन बना लिए, अंबेडकर भवन बना लिए, बौद्ध विहार बना लिए, अगर ये मिडिल क्लास ना बना होता, अगर हमारे बच्चों के पढ़ाई के रास्ते ना खुले होते, उनको स्कॉलरशिप ना मिला होता, अगर रिजर्वेशन से नौकरी ना मिली होती, तो ना हमारा मध्यम वर्ग बनता, ना हमारे बच्चे पढ़ पाते, ना हमें अच्छे बुरे का अंतर आता, ना बोलने की ताकत आती। तो ये बोलने की ताकत जो आई, ये पढ़ने से और नौकरी से आई। आज आपकी नौकरी के रास्ते खत्म है, आपकी पढ़ाई के रास्ते खत्म है। बेहद सीरियस समय है। ऐसे सीरियस समय में आप सोच के देखो कौन सी पार्टी है जिससे हमें जुड़ना चाहिए? कौन सी पार्टी है भाई? राष्ट्रीय पार्टी बड़ी दो ही है, या तो बीजेपी या कांग्रेस। बीजेपी वो है जो आपकी पढ़ाई छीन रही है, बीजेपी वो है जो आपकी नौकरी छीन रही है, बीजेपी वो है जो धर्म के नाम को अंधा कर रही है, बीजेपी वो है जो हिंदू मुसलमान करती रहती है, बीजेपी वो है जो जाति धर्म के नाम पे लड़वाती रहती है, बीजेपी वो है जो अभी कावड़ में देखना फूल बरसाएंगे हेलीकॉप्टर से फूल, और यहाँ दलित को मार रहे हैं। अभी यहाँ हिसार के अंदर एक दलित बच्चा, वाल्मीकि समाज का बच्चा, उसको मतलब इतना उन लोगों को प्रताड़ित किया, वो बचने के लिए छत से कूद के उसकी जान चली गई। मैं पूछना चाहता हूँ पुलिस को यह अधिकार किसने दे दिया कि वो कानून को अपने हाथ में ले ले? अभी मुझे बताया मेरे साथी ने, मनोज जी ने, पिछले कुछ ही समय के अंदर 5 दलित बच्चों की हत्याएं हुई है। किसी को पुलिस मार रही है, किसी को कस्टडी में मार रही है, किसी को दबंग मार रहे हैं। क्या हम लोग इंसान नहीं है? अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, एक लोधी समाज का मध्य प्रदेश का एक व्यक्ति को वहां का सरपंच ने मल खिलाया, लैट्रिन खिला दी। तो क्या है ये? भारत है, हमारे देश की, भारत की हम बेइज्जती करवा रहे हो। अगर विदेश के लोग ये न्यूज देखते होंगे कि भारत के लोग अपने देश के लोगों को मल खिलाते हैं, उनके मुंह पे पेशाब करते हैं, उनको पेशाब खिलाते हैं, उनकी बहन बेटी की इज्जत लूट के उनको फांसी पे लटका देते हैं, विरोध करने पे उनकी पूरी बस्ती जला देते हैं, तो ये क्या छवि जा रही है हमारे देश की?
ऐसे में आपको देखना पड़ेगा, एक तरफ नफरत फैलाने वाले लोग हैं, एक तरफ वो पार्टी जो नफरत फैलाती है, एक तरफ वो पार्टी जो धर्म के नाम पे उन्माद करते दंगे करवाती है, एक तरफ वो पार्टी जो आपके बच्चों से पढ़ाई छीनती है, जो आपके स्कॉलरशिप बंद करती है, जो आपकी नौकरियां छीनती है, और दूसरी तरफ वो पार्टी है जिसने आपको खेती की जमीन के पट्टे दिए, रहने के लिए प्लॉट के पट्टे दिए, जिसने सरकारी नौकरियों में आपको आगे बढ़ने के लिए रास्ते बनाए, पीएससी खोले, बैंकों का, इंश्योरेंस कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया, तो जिसने आपको आगे बढ़ने का रास्ते दिया, एक तरफ वो पार्टी और उसका नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, जो ये कह रहे कि सामाजिक न्याय के लिए जो कुर्बानी देनी पड़ेगी मैं दूंगा, लेकिन सामाजिक न्याय तो मैं करवा के छोड़ूंगा। तो वो नेता जो सामाजिक न्याय की बात कर रहा है, जो ये कह रहा है जिसकी जितनी संख्या उसका उतना हक, जो ये कह रहा है आप व्यापार में भी होने चाहिए, आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर जुडिशरी में भी आपको आना चाहिए, आपकी अपनी पत्रकारिता में भी आपको आना चाहिए, आपको वो हक हर क्षेत्र में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, और ये हिस्सेदारी की लड़ाई मैं लड़ूंगा, और वो लड़ रहे हैं। संसद के अंदर भी वो कह रहे जाति जनगणना कराकर हम डाटा कलेक्ट करेंगे, किस घर में कितने ग्रेजुएट हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं, किस पे खेती की जमीन है, किस पे कोई जमीन नहीं है, कौन व्यापारी है, कौन नौकरी में है, कोई बेरोजगार है, पूरा डाटा इकट्ठा करके फिर योजना बनाएंगे इन सारे समाज के विकास की। तो एक आदमी है जिसका विजन है पूरे समाज को साथ लेके चलना, सबको लेके आगे बढ़ना, और एक वो है जो आपका सारे अधिकार छीन रहा है। तो कौन सी पार्टी से जुड़ना चाहिए? दो ही राष्ट्रीय पार्टी बड़ी है, बीजेपी या कांग्रेस। मुझे लगा कि हमारे समाज के लिए, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए अगर इस देश में कोई पार्टी है जो उनके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी है, और उसका नेता आदरणीय राहुल गांधी जो हमारे सामाजिक न्याय की लड़ाई को लेके संसद के अंदर भी लड़ रहा है, रोड के ऊपर भी लड़ रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उनको हमें साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ईमानदारी से बताओ, हमें उनका साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए ना। तो फिर मेरा निर्णय गलत कैसे हो सकता है? अगर मैंने कांग्रेस चुनी है, सोच समझ के चुनी है, कोई भावनाओं में बहके नहीं चुनी है, बहुत अच्छे से विचार करके अपने समाज के बुद्धिजीवियों के साथ बैठ के लंबी चर्चा के बाद अच्छा और बुरा सोच के जब लगा हमारे समाज का भविष्य अब केवल कांग्रेस में सुरक्षित है, तो हमने तय किया हम कांग्रेस में जाएंगे और सामाजिक न्याय की लड़ाई को आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। और उस पार्टी का नेता, उस पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो हमारे अपने समाज के बुद्धिस्ट हैं, अम्बेडकरवादी है, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी। तो क्या हमें खड़गे जी का साथ नहीं देना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? कोई पार्टी हमारे समाज के आदमी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है और हमारे लिए सामाजिक न्याय की बात करती है, तो हमें उस पार्टी से जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? तो हमने तय किया कि अब पूरे देश के अंदर सामाजिक न्याय की लड़ाई को बेहद मजबूती से लड़ा जाएगा। कहीं भी जुर्म जाति होगी, मैं अपनी टीम के साथ अपने लोगों से मिलूंगा, उनके जुर्म जाति के खिलाफ, उनके शोषण के खिलाफ हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, सिर्फ आपकी ताकत चाहिए। इसी तरह आप साथ बनाए रखिए, एकजुट रहिए, हम लोग मिलकर जो हमारा छीना है वो भी वापस चाहिए। और देश के संसाधनों में, प्राकृतिक संसाधनों में, यूनिवर्सिटीज के अंदर, हर जगह, व्यापार में भी, पत्रकारिता में भी, हर क्षेत्र में हमें हिस्सेदारी, भागीदारी चाहिए और वो हम लेके रहेंगे। आप लोगों ने मेरा स्वागत किया, मुझे बुलाया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और इस अम्बेडकर भवन की संस्था जिसने इस आयोजन को एक सुंदर आयोजन किया, मैं उसका भी आभार व्यक्त करता हूं, अपनी माताओं बहनों का भी आभार व्यक्त करता हूं। आप सब लोग आए, लेकिन एक निवेदन करता हूं, जो मैंने बोला है घर जाके एक बार चिंतन जरूर करना, एक बार ठंडे दिमाग से सोच के जरूर देखना, क्योंकि सवाल राजेंद्र गौतम जी की नेतागिरी का नहीं है, सवाल हमारे एमपी एमएलए बनने का नहीं है, सवाल राहुल गांधी को केवल प्रधानमंत्री बनाने का भी नहीं है, सवाल है आपके बच्चों के भविष्य का। आपके बच्चों का भविष्य ठीक कौन करेगा? इसलिए हमें मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।